Hello students, today we are going to start our new chapter in standard 8th science, that is the cell fundamental unit of life। यानी कि ये सेल जो है वो हमारा यूनिट लाइफ का फंडामेंटल यूनिट है। बहुत ही इजी चैप्टर है और ये आप लोगों के बायोलॉजी का पोर्शन है। तो आप लोगों को याद होगा जब भी मैंने आपका पहला लेक्चर लिया था तभी मैंने आप लोगों को सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया था। तो उस पर मैंने बोला था कि सेल क्या होता है जनरली। तो कोई पूछे कि व्हाट इज द सेल, देन यू कैन से दैट द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग इन आवर बॉडी, द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग इन आवर बॉडी इज डिफाइंड एज द सेल। यानी कि हमारे शरीर के अंदर सबसे छोटी चीज़ जो कि क्या है, जिंदा है, जो जिंदा है और सबसे छोटी चीज़ है हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट, उसको हम लोग जनरली क्या कह सकते हैं, सेल कह सकते हैं। तो यही हमारा चैप्टर है। तो यही हमारे चैप्टर में हम लोगों को स्टडी करना है। तो सेल के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो सेल सिर्फ हमारे शरीर में हो ऐसा तो नहीं है। हमारे जैसे है प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम प्लांट सेल्स के बारे में स्टडी करेंगे, एनिमल सेल्स के बारे में स्टडी करेंगे और सेल्स के पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। फिर उस पार्ट्स के बेसिस के ऊपर से हम लोग डिफरेंस का स्टडी करने वाले हैं कि भाई ये जो प्लांट सेल है और एनिमल सेल है उसके बीच में डिफरेंस क्या क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग इस चैप्टर के अंदर लर्न करने वाले हैं। ओके, so let us start our chapter with the basic definition and the basic unit and the basic definitions, that is called as the cell. The cell is the smallest unit of life. Cell is the basic structural and functional unit of a living organism. Cell जो है वो हमारे लाइफ का सबसे smallest unit है और वो भी जिंदा है। So you can memorize the cell's definition by the cell is the smallest living thing in our body. Okay, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शंस प्रोवाइड करता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ओके, बेसिक स्ट्रक्चर मतलब क्या कि हम लोगों की बॉडी जो है वो किस तरह से बनेगी, कोई एनिमल्स की बॉडी किस तरह से बनेगी, तो वो कौन प्रोवाइड करता है, वो सेल का जिस तरह से स्ट्रक्चर यानी कि जिस तरह से कंस्ट्रक्शन फिट होगा उसी तरह से वो सेल जो है वो उसकी बॉडी बनाएगा। ओके, फिर जो जिस तरह से सेल्स क्रिएट होंगे उसी तरह से उसकी बॉडी जो है वो फंक्शंस भी करेंगी। ओके, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के ऊपर से नए सेल्स भी बनेंगे। ये हम लोगों को एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि नए सेल्स जो है वो कहाँ से बनेंगे शरीर के अंदर, तो वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स यानी कि पहले से जो शरीर के अंदर सेल्स मौजूद है उसके अंदर से हम लोगों को दूसरे सेल्स जो है वो जनरेट होके मिलते हैं और वो फिर हमारे शरीर के अंदर होते हैं, या तो फिर किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं या तो फिर कोई भी प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड वन और मोर सेल्स। ऑल ऑर्गेनिजम्स जो है या तो फिर एक से ज़्यादा सेल से बने हुए होते हैं। जनरली there are unicellular organisms and multicellular organisms. In unicellular organism there will be just the one cell in that types of organism, and in the multicellular there will be the more than one cell present in the organisms. Okay, तो कोई पूछे कि भाई अगर एक ही सेल वाला कोई ऑर्गेनिज्म हुआ तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। और जिसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक या तो फिर एक से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कहेंगे। ओके, तो अब बात करते हैं ये सेल्स की डिस्कवरी के बारे में कि भाई सेल को डिस्कवर किसने किया था, कब किया था, किस तरह से किया था, उसके बारे में। सबसे पहले रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1965 के अंदर माइक्रोस्कोप की हेल्प से क्या ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई जो कॉर्क के स्लाइसिस है वो क्या है, तो उसने देखा कि वो जो है उसके अंदर हनी कॉम्ब जैसे स्ट्रक्चर दिखने को मिलते हैं। ओके, the slice of the cork appeared like the small compartment which were further separated by the wall। तो आप लोगों को पता होगा कि कॉर्क जो है उसके अंदर से हम लोग अगर एक एक कॉर्क को निकाल ले तो क्या होगा कि हम लोगों को एक एक टाइप का कंपार्टमेंट जैसा देखने को मिलेगा, जैसे कि मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ उस तरह से। तो मान लो कि एक हमारा कॉर्क है, इस तरह से कंपार्टमेंट बने हुए होंगे कि नहीं बने हुए होंगे।
तो ये जो है वो एक तरह का क्या हुआ, कंपार्टमेंट हुआ, और इसी कंपार्टमेंट के बेस के ऊपर से उसने सोचा कि हमारे शरीर के अंदर भी इस तरह से कोई कंपार्टमेंट्स बने हुए होंगे, और वही है जो हमारे शरीर में कहलाते हैं सेल्स। अब बात करते हैं सेल नंबर के ऊपर से, जो दो ऑर्गेनिजम्स अभी मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर दिए, वही ऑर्गेनिजम्स को हम लोगों को फिर से डिफाइन करना है। So there will be the number of cells will be on the basis of number of cells there will be classified into the two categories of the living organism. First one is the unicellular organism and second one is the multicellular organism. Okay. So unicellular is the living organism consist of the single cell, एग्जाम्पल अमीबा एंड न्यूक्लियना। कोई पूछे कि यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिज्म है उसका कोई एक एग्जाम्पल बताओ, तो आप क्या लिख सकते हो, अमीबा जो है वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में आप लिख सकते हो अपने आप को भी, यानी कि ह्यूमन बींग्स को भी और अर्थ वॉर्म्स को भी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ द मोर देन वन सेल इज कॉल्ड एज द मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। So that is the first question here. Question number 1, define cell, unicellular organism and multicellular organism. Okay. Now what will be the cell shape and the cell size? सेल शेप जो है वो क्या होता है जनरली, कि भाई सेल के बहुत सारे शेप्स होते हैं। जनरली द शेप ऑफ द सेल डिफर नॉट ओनली इन द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बट आल्सो इन द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो शेप्स होते हैं सेल्स के वो डिफरेंट डिफरेंट्स होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर। साथ ही साथ क्या होता है कि एक ही ऑर्गेनिजम्स के एक ही अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर भी हम लोगों को सेल्स के जो है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स देखने को मिलते हैं। जनरली शेप्स जो होते हैं वो स्पेरिकल होते हैं, क्यूबॉइडल होते हैं, फाइबर लाइक और पॉलीगोनल भी शेप्स हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं सेल साइज के बारे में। द डिफरेंस इन द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू द नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन देम। तो जो साइज है वो किस तरह से प्रेजेंट होती है, तो वो हर एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट होती है। जितना जिसका ऑर्गेनिजम्स का साइज होता है उसके ऊपर से उसके सेल की साइज जो है वो डिफाइन होती है। द स्मॉलेस्ट सेल PPLO यानी कि प्लेरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सेल्स होते हैं वो 0.1 माइक्रोन डायामीटर के साइज के होते हैं, जो हम लोग देख भी नहीं सकते। माइक्रोस्कोप को लेना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप से हम लोगों को विजुलाइज करना पड़ेगा, तब जाके हम लोगों को पता चलेगा कि ये जो है वो बहुत ही स्मॉल साइज वाला जो सेल है PPLO उसके अंदर देखने को मिलता है। द लार्जेस्ट सेल जो है वो हम लोगों को देखने को मिलता है ऑस्ट्रिच सेल, वो दिखने को मिलता है, वो होता है 170 mm इन डायमीटर वाला। ओके, पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में स्टडी करते हैं हम लोग। तो पार्ट्स ऑफ सेल के अंदर जनरली 3 पार्ट्स जो है वो मेन है। ओके, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3 पार्ट्स जो है वो मेन है। पहला है cell wall or either it is called as the cell membrane। दूसरा हमारा पार्ट है वो है न्यूक्लियस, और तीसरा हमारा पार्ट है जो कि सेल वॉल और न्यूक्लियस। अब कोई पूछे तो ये मान लो कि एक सेल है। ओके, एक सेल है और ये सेल की जो ये वॉल है, उस सेल वॉल के ऊपर बहुत ज़्यादा मेंबर होंगे। यहाँ पर सेल वॉल के खुद के मेंबर्स होंगे, और ये सेल वॉल के जो मेंबर है उसको हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। ओके, या तो कहेंगे सेल वॉल। और ये सेल वॉल के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस। ओके, जो यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट, यहाँ पर ये सेकेंड, और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये जो पूरी आप लोगों को जगह दिख रही है उसको हम लोग कहते हैं, ये जो पूरी खाली जगह आप लोगों को दिख रही है उसके अंदर बहुत सारा प्लांट पार्ट्स होते हैं। पर अगर कोई पूछे कि ये दोनों के बीच में जो वाली जगह है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे साइटोप्लाज्म।
ओके, तो ये तीन पार्ट है जो याद रखने हैं, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड इज द न्यूक्लियस एंड थर्ड इज द काइटोप्लाज्म। और काइटोप्लाज्म के अंदर बहुत ज़्यादा पार्ट्स होंगे जो हम लोग देखेंगे। सेल मेम्ब्रेन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, तो जो है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल दैट कंट्रोल्स द एंट्री एंड द एग्जिस्ट ऑफ द सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। ओके, तो ये जो है वो सेल मेम्ब्रेन है यहाँ पर वॉल के ऊपर, और वो क्या करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, किसी चीज़ को अंदर आना हो या किसी चीज़ को बाहर निकलना हो, तो ये सेल वॉल के जो सेल मेम्ब्रेन है वो इसको क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, वो परमिशन देंगे, तभी जाके कोई चीज़ बाहर आएगी और तभी जाके कोई चीज़ अंदर आएगी। ओके, मतलब एक तरह से बॉर्डर का काम करते हैं ये लोग। ओके, सेल वॉल के बारे में बात करते हैं, तो सेल वॉल जो है वो इट प्रोवाइड्स द रिजिडिटी, सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्शन टू द सेल, इट आल्सो गिव शेप एंड साइज। सेल वॉल जो है सेल मेम्ब्रेन से बनी हुई होती है और वो रिजिड होती है, यानी कि बहुत ही सख्त होती है। ओके, ऑल्सो इट सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्शन टू द सेल, इट आल्सो गिव द शेप एंड द साइज found in plants, fungi, bacteria surrounds the plasma membranes। ओके, तो ये दो चीज़ें हैं कि भाई उसके जो है वो प्रोवाइड रिजिडिटी, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सेल को, शेप और साइज होता है उसके पास, उसकी वजह से सेल के पास शेप और साइज होता है। और ये कहाँ पर देखने को मिलती है, प्लांट्स, फंगई और बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के अंदर करेंगे, जहाँ पर आप लोगों को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों के बीच वाला डिफरेंस जो है वो क्लियर होगा तब। ओके, तो आप लोग लिख सकते हो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में यहाँ पर से। सो फर्स्ट एक्सप्लेन, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन पार्ट्स ऑफ सेल। तो सिर्फ लिखने हैं तीन पार्ट्स, यहाँ पर जो है वो तीन पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। Now cytoplasm. Cytoplasm will be the portion of the protoplasm lying inner to the cell membrane but outside the nuclear membrane, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाहर और सेल वॉल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन से अंदर और न्यूक्लियर से बाहर, तो दोनों के बीच में जो है उसको हम क्या कहेंगे, काइटोप्लाज्म कहेंगे। इट कंप्राइजेज द जेल लाइक सब्सटेंस दैट फिल्स द इनसाइड ऑफ द सेल्स, कंटेन्स द हेरिडिएटरी मटेरियल। आप लोगों को सिर्फ ये एक ही पॉइंट याद रखना है कि ये जो है वो कहाँ पर देखने को मिलता है, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर। अब कोई पूछे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जनरली न्यूक्लियस जो है हम लोगों ने यहाँ पर ड्रॉ नहीं किया था, तो उसी तरह से न्यूक्लियर के बाहर भी अपने अपने खुद के यहाँ पर मेंबर होंगे न्यूक्लियर के, उसको न्यूक्लियस के मेंबर होने की वजह से उसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर दोनों जगह पर हम लोगों को खाली जगह में क्या देखने को मिलता है, काइटोप्लाज्म देखने को मिलता है। ओके, सेपरेटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस जो है वो क्या है, तो सेपरेटेड फ्रॉम द काइटोप्लाज्म बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स की वजह से वो क्या होता है, सेपरेट होता है काइटोप्लाज्म से। डायरेक्ट ऑल द सेल एक्टिविटीज, यानी कि ये जो है न्यूक्लियस जो है वो हमारे सेल का ब्रेन है। ओके, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। यहाँ पर जो आप लोगों को दिख रहा है वो ओके, कंटेंस द जेनेटिक मटीरियल्स डीएनए, यानी कि इसी की वजह से जो है वो आप लोगों के शरीर में आपके शरीर में जेनेटिक मटेरियल डीएनए यानी कि डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड जो है वो कंटेंट या प्रोवाइड या तो फिर स्ट्रक्चर जो है वो बनता है। तो आज आप लोगों के क्वेश्चन में यहाँ पर लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन साइटोप्लाज्म, एंड क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन न्यूक्लियस। ओके, सो आज बहुत सारे क्वेश्चन है, पर बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हो शांति से। ओके, if you had any kind of doubt you can ask me in the comment section, or you can ask me in the WhatsApp, or you can ask me in the Instagram also. Till then, bye bye everyone, take care of yourself, we will meet in next lecture.